देखिए, आज पॉलिटेक्निक वालों के लिए सेकंड चैप्टर है आपका द्रव्य। तो देखते हैं द्रव्य क्या है और किस तरह से रहेगा, और ये सभी एग्जाम के लिए भी वैसे भी इम्पोर्टेंट में रहता है। और पॉलिटेक्निक के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इस चैप्टर से। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसकी थ्योरी किस तरीके से है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम द्रव्य को ही पढ़ते हैं कि द्रव्य क्या है। ठीक है, तो आपने बचपन में ही ये टॉपिक को पढ़ा होगा कि द्रव्य क्या चीज होती है। तो देखते हैं क्या है। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, वो क्या कहलाती हैं? आपकी द्रव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्य। हमारे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जो बनी हुई है वो हमेशा हमेशा किस चीज से बनी हुई है? आपके द्रव्य से। क्योंकि हमारे पास ये मार्कर भी है, ये भी एक क्या है? आपका द्रव्य। क्यों? क्योंकि ये स्थान भी घेरता है, इसमें भार भी होता है। इस प्रकार से ये क्या कहलाता है कि जिनमें स्थान घेरते हैं या भार होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके द्रव्य। क्या कहलाते हैं? द्रव्य। इसी प्रकार से इसके नेक्स्ट हेडिंग है आपकी क्या? द्रव्यमान। किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिणाम को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मतलब किसमें विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिणाम को क्या कहा जाता है? आपका द्रव्यमान। इसी प्रकार से द्रव्यमान के बाद एक और हेडिंग आती है आपकी भार। तो भार को देखते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। जैसे ये है, तो अपने किस बल से इसको आकर्षित कर रही है उसको हम क्या कह देते हैं? भार कहते हैं। तो यहां पर एक चीज आती है आपकी, जैसे द्रव्यमान है और भार है, इसमें क्या संबंध होता है? वो क्या होता है? W बराबर m g। इसमें W क्या है? भार है, m क्या है? आपका द्रव्यमान है, और g क्या है? इसका गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, नोट करो इतना, फिर आगे कराते हैं। ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है देखते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कितनी कितनी क्षमता है उसको इस कार्य करने की, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। जो कार्य करने की क्षमता होती है वही क्या होती है? हमारी ऊर्जा होती है। इसी प्रकार से दूसरा एक है आइंस्टीन के अनुसार क्या है? द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। तो इनका एक सूत्र बहुत ही प्रमुख है। क्या है? E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, इसमें E क्या है? इसमें उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा। M क्या है? इनका द्रव्यमान। C क्या है? इसमें प्रकाश का वेग। जो हमारा प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब लगभग कम से कम 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से समथिंग। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं आगे अपना टॉपिक है द्रव्यमान की अवस्थाएं। देखिए, द्रव्यमान की मुख्यतः कितनी? 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3। फिर भी आगे 2 और दे रखे हैं, उसको भी देखेंगे। पहले ये 3 मुख्य अवस्थाएं देख लेते हैं। पहली है ठोस अवस्थाएं। ठोस अवस्थाएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, जैसे बर्फ, लोहा और पत्थर। जैसे अब इसमें आकार और आयतन, जैसे कि अपना ये पेन, ये मार्कर ले लिया जाए, तो इसका आकार इस तरह से है, आयतन का मतलब जितना ये स्थान इतना वो कर रही है कवर। ठीक है, ऐसे हम पकड़े हुए हैं तब भी इसका आकार और आयतन ऐसा ही है, इसको ऐसे रख लिया है तब भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आकार और आयतन दोनों ही कोई बदलते नहीं है। इसलिए ठोस चीजों के क्या है? आयतन है और आकार है, वो कैसे होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे अब जो लोहा है, पत्थर है, किसी को कहीं पे भी फेंक दीजिएगा, इनका आकार और आयतन चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार से आता है द्रव्य अवस्थाएं। ऐसी वस्तुएं जिनका आयतन निश्चित होता है तथा आकार अनिश्चित होता है, जैसे जल, दूध और तेल। देखिएगा कैसे, हमने 1 लीटर का क्या लिया? मग्गा लिया। हमने 1 लीटर मग्गे में पानी किया यहाँ पर, तो जो पानी का 1 लीटर है वो क्या? उसका आयतन है। और जो हमने पानी 1 लीटर ले लिया है वो मग्गे में लिया हुआ है, तो उसका जो आकार है वो कैसा हो गया? मग्गे की तरह। इसी पानी को यदि हम थाली में उसमें डाल दिया जाए, तो पानी 1 लीटर था, वो 1 लीटर ही किसमें पहुंचा है? थाली में। तो आयतन मग्गे में भी 1 लीटर था, थाली में भी 1 लीटर है। तो आयतन दोनों जगह कैसा है? सेम। पर आकृति इसकी बदल गई, पहले मग्गे जैसी थी, अब कैसी हो गई? बर्तन जैसी। तो इसीलिए बोला ये द्रव्य अवस्था वाली चीज होती है, उसमें आयतन तो निश्चित होता है
पर आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे दूध है, तेल है, ये है। ऐसी गैस अवस्था आती है। गैस में क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनका आयतन तथा आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। भाई गैस है, अपने वायुमंडल में अभी क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारी गैसें हैं, क्या हम उसको पकड़ सकते हैं, क्या उसके कण देख सकते हैं, क्या नहीं। तो इसलिए ये दोनों चीजें, इसके आयतन और आकार दोनों ही कैसे होंगे, इसके अनिश्चित होंगे। ठीक है, अवस्थाएं पड़ी हुई थी। तो देखिए चौथी जो अवस्थाएं होती है, ये कौन सी है, 4 नंबर वाली अवस्था, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है, गैसों के कणों को बहुत अधिक तापमान या वोल्टेज देने पर यहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, वहीं पर किसका निर्माण हो जाता है, प्लाज्मा का। अब आपने देखा था गैस के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। तो यहाँ इसके कणों को क्या है, बहुत अधिक क्या है, तापमान दो या फिर क्या दो, बहुत अधिक वोल्टेज दे दो, तो इन कणों से यहां से क्या मुक्त हो जाए, आपके इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए। तो समझ लेना यहां पर किसका निर्माण हो गया, आपको प्लाज्मा का। ठीक है, देखो ये जो कंडीशंस होती हैं वो जैसे सूर्य के पास बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, तो वहां पर ये क्रिया भी उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से 5वां वाला ये देखिएगा, ये आपका नियम होता है बॉस आइंस्टीन। यह भी ताप तथा दाब की विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत देखी जाती है। तो जो ये क्रिया है वो भी बहुत ही किसके अनुसार देखी जाती है, ताप और दाब के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से एक नया और टॉपिक के इसके गलनांक। गलनांक क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है। कैसे, जैसे कि आपका ठोस क्या ले लो, बर्फ ले लें, बर्फ को पिघला करके पूरा क्या बन जाए, जल बन जाए, तो वहां पर समझ लेना क्या हो गया, उसका गलनांक हो गया। इसी प्रकार से एक नोट है, यदि कोई गलनांक है, कोई ठोस चीज है, उसमें क्या अशुद्धियां मिली हुई हैं, तो उसका जो गलनांक है वो कैसा हो जाता है, घट जाता है। तो वही एक नोट पॉइंट लिखा है, अशुद्धियों के कारण गलनांक कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से आता है आपका टॉपिक हिमांक। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, हिमांक कहलाता है। जैसे कि पानी है, फ्रिज में रख देते हैं तो क्या बन जाती है, बर्फ। तो समझ लो क्या है, द्रव अवस्था से किसमें पहुंचा, ठोस अवस्था में। तो ये समझ लेना वो क्या है, आपका हिमांक। ऐसे ही जल का जो हिमांक होता है तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभार पुट कर लेता है, तो आपको हिमांक का जो जल का हिमांक है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से एक और नोट है, अशुद्धियों की उपस्थिति में हिमांक घट जाता है। मतलब इसमें कुछ मिला दिया जाए, अशुद्धियां मिला दी जाए, तो हिमांक जो जमने की प्रक्रिया है वो भी कैसी हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, नोट कीजिए। क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है जरा देखते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है तथा तो वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। मतलब आपने देखा होगा, क्वथनांक का मतलब जैसे जल है, हम पानी को रखते हैं, जब तक उसकी प्रक्रिया कैसा नहीं हो जाए, जल की उबलने वाली, मतलब वो भाप से पहले उबलने वाली जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, आपके क्वथनांक कहलाती है। ठीक है, इसमें नोट है, यह अशुद्धि इसमें मिला दी जाए तो उसकी जो है क्वथनांक कैसा हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। बढ़ कैसे जाता है भाई, अब इस जल है, शुद्ध रूप से कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर अपना उबलना स्टार्ट होता है, या तो उसमें कुछ मिला देंगे तो 100 से ज्यादा पर आपका स्टार्ट होगा उबलना, तो इसलिए क्या है, क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तथा दाब कम होने पर क्वथनांक कम हो जाता है। मतलब जब प्रेशर जिस जगह ज्यादा होगा तो समझ लेना उस जगह उसका क्वथनांक कैसा होगा, बढ़ जाएगा, और जैसे प्रेशर कम होगा उस जगह क्वथनांक कम हो जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर होता है कि कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, क्योंकि वहां क्या होता है, दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी कैसा होगा, बढ़ेगा। ऐसे पहाड़ों पर क्या होता है, दाब कम होता है तो वहां पर जो क्वथनांक है वो कैसा होता है, कम होता है। इसी प्रकार से आपका आता है जल का क्वथनांक कितना होता है, कभी कभार पूछ ले डायरेक्टली, तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार से बाष्पन को देखते हैं, किसी भी ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है।
जैसे उबलने के बाद में क्या वाष्प तो बनती है, तो ये वाष्प बनेगी, उसको ही प्रक्रिया क्या कहेंगे हम, वाष्पन। ऐसे ऊर्ध्वपातन को देखते हैं, कुछ ठोस गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। जैसे कि अपने पास कोई ठोस है, ये डायरेक्टली किसमें, गैस अवस्था में पिघले ना, द्रव कैसा हो, पिघले नहीं, डायरेक्टली किसमें, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। जैसे नौशादर है, कपूर है, आयोडीन है। देखो कपूर का आप लोगों ने प्रयोग भी किया हुआ है, जब कहीं जाते हैं तो कपूर को हम जलाते हैं तो पिघलता नहीं है, डायरेक्टली किससे बदल जाता है, गैस में। तो ये समझ लेना वो क्या प्रक्रिया होगी हमारी, ऊर्ध्वपातन की। ठीक है, नोट कीजिए इसको।